गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी एक बिंदु पर फलन की अवकलनीयता। अगर आपके पास कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर आप फलन की अवकलनीयता किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे किसी एक बिंदु पर हमने फलन का सातत्य देखा था, वैसे ही किसी एक बिंदु पर फलन की अवकलनीयता देखेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास x=a कोई बिंदु है और इस बिंदु पर फलन की अवकलनीयता हमें निकालनी है। तो हम सबसे पहले उसका दायां पक्ष निकालेंगे और बायां पक्ष निकालेंगे। और दाएं और बाएं पक्ष की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, एक परिमित होनी चाहिए। मतलब कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, वो इन्फिनिटी या फिर 0/0 नहीं होनी चाहिए। उसकी वैल्यू अपरिभाषित नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू परिभाषित होनी चाहिए। अगर किसी भी एक की वैल्यू अपरिभाषित हो गई तो वो फलन आपका अवकलनीय नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो किसी एक बिंदु पर हमें अगर फलन की अवकलनीयता निकालनी है तो उसका दायां पक्ष और बायां पक्ष निकालना होगा। और वो आपका क्या होना चाहिए, परिभाषित वैल्यू होनी चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। बस इन्फिनिटी या फिर 0/0 को छोड़कर कोई वैल्यू हो सकती है। और वो जो आपका दायां पक्ष और बायां पक्ष है, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी आपका फलन अवकलनीय कहलाएगा, अथवा आपका फलन अवकलनीय नहीं होगा। ये तो किसी एक बिंदु की बात हो गई है ना, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर अगर आपको पूछा है तो। अब हम देखते हैं अंतराल में सातत्य। अब अंतराल भी हमने दो टाइप के पढ़े हैं, एक संवित्र अंतराल पढ़ा है, एक विविक्त अंतराल पढ़ा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिफाइन किया था, सातत्य की वीडियो में विविक्त और संवित्र अंतराल क्या होता है, इस वीडियो में भी आपको मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, अगर मैं विविक्त अंतराल की बात करती हूँ, विविक्त अंतराल को हम इंग्लिश में बोलते हैं खुला अंतराल। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास कोई बिंदु दिया है, यहाँ पर मान लो मेरे पास यहाँ पर दिया है 2 और 6 और मैं ये बोल रही हूँ कि ये विविक्त अंतराल है। तो विविक्त अंतराल की वैल्यू जो आपकी होती है, अगर मैं इसको बिंदु रूप में बिंदु रेखा में दर्शाना चाहूँ तो किस प्रकार दर्शाऊँगी, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा 6। तो आप देखिए 2 और 6 के बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं, हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं, 3 4 5। ठीक है, तो कभी भी विविक्त अंतराल की बात करेगा तो विविक्त अंतराल का मतलब है आपको जो अंतराल दिया है 2 और 6, तो इस 2 और 6 के बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, 3 4 5। तो आप हमेशा 3 4 5 इस बिंदु के बारे में बात करेंगे, 2 और 6 के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो विविक्त अंतराल मतलब होता है आपका, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं खुला अंतराल। तो विविक्त अंतराल में जो आपको अंतराल में जो वैल्यू दी होती है ना 2 और 6, तो ये जो 2 और 6 तो होता है वो उस अंतराल में शामिल नहीं होता है। उनके बीच के जो बिंदु होती है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 3 4 5, इसकी बात हम करते हैं, ये इस विविक्त अंतराल में आएगा, ना कि 2 और 6 इस अंतराल का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक, तो जैसे विविध यहाँ पर बोला है अंतराल में अवकलनीयता, अगर आपके पास विविध अंतराल होगा तो आप कैसे चेक करेंगे फलन अवकलनीय है कि नहीं है। तो देखिए, एक वास्तविक फलन f(x) विविध अंतराल a b में अवकलनीय कहलाता है यदि वह a b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। ठीक है, तो मान लेती हूँ मेरे पास विविध अंतराल है 2 और 6। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, विविध अंतराल में जो आपका अंतराल दिया होता है 2 और 6, वो आपका उसमें इंक्लूड नहीं होता है। इस अंतराल में कौन कौन से बिंदु है आपके आएंगे, 3 4 और 5। तो हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारा फलन f(x) है वो बिंदु 3 पर भी आपका अवकलनीय होना चाहिए, बिंदु 4 पर भी अवकलनीय होना चाहिए और बिंदु 5 पर भी अवकलनीय होना चाहिए। हम इसमें 2 और 6 पर उसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि विविध अंतराल में जो आपका स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, वो इसमें शामिल नहीं होता है। उनके बीच के जो पॉइंट होते हैं वही आपका विविध अंतराल में शामिल होता है। तो अगर आपको विविध अंतराल में सातत्य ज्ञात करने बोलेगा, तो अगर आपको अंतराल दिया है 2 और 6, मान लिया हमें अंतराल दिया है 2 और 6, तो हम चेक करेंगे 2 और 6 के बीच में जो बिंदु होते हैं आपके 3 4 5, तो वो जो आपका फलन है f(x) वो पर्टिकुलर बिंदु 3 पर, बिंदु 4 पर और बिंदु 5 पर, तीनों पर अवकलनीय होना चाहिए। तीनों पर अगर अवकलनीय है तो जो आपका फलन है f(x) वो विविध अंतराल में अवकलनीय कहलाएगा अथवा नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं संवित्र अंतराल। तो जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में भी, संवित्र अंतराल क्या होता है, तो हम एक बार और उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसी एग्जांपल की बात करते हैं, विविध अंतराल को हम इस प्रकार ये वाले ब्रैकेट से दर्शाते हैं, और संवित्र अंतराल की बात करते हैं तो उसे हम इस ब्रैकेट से दर्शाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट से, बड़े कोष्ठक जिसको हिंदी में बोलते हैं, इस बड़े कोष्ठक से हम दर्शाते हैं, या इस संवित्र अंतराल को हम छोटे कोष्ठक से दर्शाते, सॉरी विविध अंतराल को हम छोटे कोष्ठक से दर्शाते हैं
और संवृत्त अंतराल को हम बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं। तो संवृत्त अंतराल में कौन कौन से बिंदु हम लेंगे? संवृत्त अंतराल में जो देखिए यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 2 और एंडिंग पॉइंट दिया है 6। तो संवृत्त अंतराल में स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक के सभी वैल्यू को लिया जाता है। तो अगर इसको हम बिंदु रूप में दर्शाएं तो इस प्रकार लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 6, ये आपका चलते रहेगा आगे। तो 2 से 6 तक की सभी बिंदु जो होती है वो इस संवृत्त अंतराल में आएंगे। अगर यहाँ पर बोल दिए कि संवृत्त अंतराल आपको दिया है 2 और 6, तो बताइए इनके बीच कौन कौन से बिंदु आएंगे? तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मतलब संवृत्त अंतराल में हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक के सारे बिंदुओं को कवर करते हैं। और अगर विविध अंतराल की बात करेंगे तो विविध अंतराल में हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को छोड़ देते हैं और उनके बीच के जो बिंदु होते हैं हम उनकी बात करते हैं। ठीक है। तो अगर आपका फलन को अगर पूछेगा कोई कि संवृत्त अंतराल में अवकलनीय है तो कि नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि आपका जो फलन है वो विविध अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर मेरे पास अंतराल दिया है 2 और 6 और मुझे बोल दिया है कि फलन f(x) मेरा विविध अंतराल में अवकलनीय कब होगा, तो हम क्या संवृत्त अंतराल में अवकलनीय कब होगा? तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा f(x) है वो विविध अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। विविध अंतराल मतलब मुझे अंतराल क्या दिया है? 2 और 6, तो इसका विविध अंतराल क्या बनेगा मेरा? 3, 4 और 5। ये इसका विविध अंतराल बनेगा, क्योंकि विविध अंतराल में हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को छोड़ देते हैं और बीच के बिंदु लेते हैं। मतलब आपका जो f(x) है वो 3 पर भी अवकलनीय हो, 4 पर भी अवकलनीय हो और 5 पर भी अवकलनीय होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, अगर संवृत्त अंतराल दिया है तो आप वहाँ पर पहले ये चेक करेंगे कि विविध अंतराल में अवकलनीय है कि नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देन इसका सेकंड पॉइंट होना है यहाँ पर बिंदु x = a पर f(x) दाएं से अवकलज हो, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h - f(a/h) विद्यमान हो। फिर हम क्या करेंगे? ये जो अंतराल हमें दिया है तो इसमें किसी पर्टिकुलर यहाँ पर x = a बिंदु की बात किया है। ठीक है। तो x = a मतलब ये स्टार्टिंग बिंदु। फिर हम चेक करेंगे कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट का हम क्या निकालेंगे? दायां अवकलज निकालेंगे, r(f') निकालेंगे। उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, पर बोला ना विद्यमान हो। विद्यमान हो से मतलब है उसकी एक परिमित वैल्यू होनी चाहिए, ना कि वो अपरिभाषित होनी चाहिए। वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे बिंदु x = b पर f(x) बाएं से अवकलज हो, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h - f(a) विद्यमान हो। मतलब अगर आपको संवृत्त अंतराल में किसी बिंदु का सातत्य निकालना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो बिंदु है वो विविध अंतराल में संतत है कि नहीं है, विविध अंतराल में अवकलनीय है कि नहीं है। तो सबसे पहले उसे विविध अंतराल में अवकलनीय होना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, उसके स्टार्टिंग पॉइंट का हम दायां पक्ष निकालेंगे। थर्ड पॉइंट, उसके एंडिंग पॉइंट का हम बायां पक्ष निकालेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। यहाँ पर अगर मुझे आपका संवृत्त अंतराल दिया है 2 और 5 मान लो, तो इस संवृत्त अंतराल पे मुझे फलन f(x) के अवकलनीय होने के बारे में डिस्कस करना है, बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बताऊंगी? ये जो फलन f(x) है मेरा विविध अंतराल में संतत होना चाहिए। मतलब फलन f(x) को आपका बिंदु 3, बिंदु 4 और बिंदु 4 पर क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। बिंदु 3 और 4 पर अगर वो अवकलनीय है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होगा। सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे? हम r(f') क्या निकालेंगे? 2 निकालेंगे। ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बिंदु 2 है, तो बिंदु 2 पर वो फलन का क्या होना चाहिए? दायां अवकलज उपस्थित होना चाहिए। दायां अवकलज मतलब इसकी कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हम क्या निकालेंगे? थर्ड पॉइंट हम ये निकालेंगे l(f') निकालेंगे। मतलब अगर हमें जो अंतराल दिया है उस अंतराल का जो एंडिंग पॉइंट है 5, इस 5 पर उस फलन का क्या होना चाहिए? बायां अवकलज होना चाहिए। ठीक है। अगर ये 3 आपके आ रहे हैं, सबसे पहला अगर आपको ये फलन दिया है तो संवृत्त फलन, इस संवृत्त फलन के
विविक्त अंतराल संवृत्त अंतराल दिया है, इसका विविक्त अंतराल क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की जो बिंदु रहेगी, इन दोनों के बीच की बिंदु क्या है, 3 और 4, उस पर संतत होना चाहिए। सेकंड, स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका दायां अवकलज निकालेंगे, उसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। और 5 और नेक्स्ट क्या निकालेंगे, उसके जो एंडिंग पॉइंट है उस पर हम बायां अवकलज निकालेंगे, उसकी भी एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब आपका जो फलन है वो उस संवृत्त अंतराल में अवकलनीय कहलाएगा अथवा नहीं कहलाएगा। देखिए इसकी डेफिनेशन में ये बात नहीं कही गई है आपकी कि वहाँ पर जो आपका जो ये जो बिंदु है 2 और ये जो बिंदु 5 है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर जो आप दायां और यहाँ पर दायां अवकलज और यहाँ पर बायां अवकलज निकालेंगे वो आपका इक्वल होना चाहिए, इसके बारे में बात नहीं की गई है, तो इस बारे में हमें ये डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट नोट है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, पहला बात ये याद रखना है कि प्रत्येक बहुपदी चरघातांकी अचर फलन सदैव अवकलनीय होते हैं। बहुपदी मतलब हमने देखा था बहुपद फलन, चरघातांकी मतलब लघु चरघातांकी मतलब e⁻x वाले फलन, और अचर मतलब 2, 3, 5 कोई वैल्यू, वो आपके अवकलनीय होते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था जब हमने सांतत्य की बात की थी कि बहुपदी फलन, चरघातांकी फलन और अचर फलन क्या होते हैं, अवकलनीय, लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। नेक्स्ट, लघुगणकी फलन, त्रिकोणमिति फलन तथा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। लघुगणकी फलन मतलब लॉग वाली जो वैल्यूज है, त्रिकोणमिति मतलब साइन कॉस वाला जो वैल्यू है आपका, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब जैसे आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये आपका क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपने प्रांत पर अवकलनीय होना चाहिए। जैसे कि हमने सांतत्य की बात की थी तो लघुगणकी फलन जो था वो सांतत था, बट वो क्या था, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए सांतत था। वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लघुगणकी फलन, त्रिकोणमिति फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अपने प्रांत पर अवकलनीय होनी चाहिए। नेक्स्ट, अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल और संयुक्त फलन सदैव अवकलनीय होते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो फलन है f(x) और g(x). ठीक है, ये फलन आपका अवकलनीय है, ये फलन भी आपका अवकलनीय है, तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, f(x) प्लस g(x). तो ये फलन भी आपका क्या होगा, अवकलनीय होगा। दोनों का अंतर हो जाएगा f(x) माइनस g(x), ये भी आपका अवकलनीय हो जाएगा। दोनों का गुणनफल हो जाएगा f(x) इंटू g(x), ये भी आपका अवकलनीय होगा। दोनों का भागफल f(x) डिवाइड बाई g(x), ये भी आपका क्या होगा, अवकलनीय। मतलब अगर आपके पास दो फलन हैं, दोनों आपके अवकलनीय फलन हैं, तो दोनों का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल क्या होगा, अवकलनीय। और दोनों का संयुक्त फलन से मतलब है इस प्रकार f(g(x), ये दोनों का संयुक्त फलन, मतलब दोनों को मिला के जो फलन बनेगा वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका अवकलनीय होगा। जैसे मान लो तो f(x) की वैल्यू मुझे दी है cos x और g(x) की वैल्यू मुझे दी है x², दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, cos x प्लस x², अवकलनीय होगा। जब cos x और x² अवकलनीय है तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, cos x माइनस x² भी आपका अवकलनीय होगा। दोनों का मल्टीप्लाई x² इंटू cos x अवकलनीय है। दोनों का डिवाइड cos x अपॉन x² ले लो, चाहे x² अपॉन cos x लो, वो भी आपका क्या होगा, अवकलनीय होगा। और दोनों का संयुक्त फलन की बात करें, संयुक्त फलन मतलब इसको किस प्रकार लिख सकती हूँ मैं, cos x², ये दोनों का क्या हो जाएगा, संयुक्त फलन। x की जगह पर मैंने क्या रख दिया, x² रख दिया, तब ये फलन आपका क्या होगा, अवकलनीय होगा। सांत्यता और अवकलनीयता के मध्य संबंध, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सांत्यता और अवकलनीयता के मध्य संबंध किस प्रकार संबंध है। इसमें आपका फर्स्ट प्रमेय है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो। हमें इस प्रमेय में ये प्रूफ करना है कि जो आपके अवकलनीय फलन है वो संतत होगा, ये श्योर है। अगर कोई फलन बोल दिया है अवकलनीय है मतलब वो संतत है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया कि ये फलन संतत है तो बताओ ये अवकलनीय होगा कि नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो फलन संतत हो वो आपका अवकलनीय भी हो, ठीक है। संतत फलन अवकलनीय होंगे ये कंफर्म है, लेकिन अवकलनीय फलन संतत होंगे ये कंफर्म है, लेकिन संतत फलन अवकलनीय होगा ये कंफर्म नहीं है। यही हमें इस प्रमेय में चेक करना है, ठीक है। एक तो ये पूछ सकता है जब पूछेगा तो एग्ज़ाम में, या फिर ये भी पूछ सकता है
ये बोल सकता है वो कि एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर अवकलनीय है। तो ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर संतत भी है। ठीक है, ये भी बोल सकता है कि बिंदु एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर अवकलनीय है, और आपको ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर संतत भी है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। माना फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर अवकलनीय है। अगर आपका फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो ये जो वैल्यू दी है आपकी एफ डैश ए की वैल्यू परिमित राशि होगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि किसी बिंदु पर अगर आपका फलन अवकलनीय होता है तो एफ डैश एक परिमित वैल्यू होती है। वो परिमित वैल्यू है तभी वो फलन अवकलनीय है। अगर ये फलन अवकलनीय है मतलब ये परिमित वैल्यू भी होगी। मतलब एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए का अस्तित्व भी होगा। अब अगर मैं इस प्रकार लेती हूँ वैल्यू कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब अगर मैं इस फंक्शन में एक्स माइनस ए का इंटू कर दूँ और एक्स माइनस ए का डिवाइड कर देती हूँ, और लिमिट को अगर मैं दोनों फंक्शन के लिए सेपरेट कर देती हूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्स माइनस ए। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये किसकी वैल्यू है, मेरी एफ डैश ए की वैल्यू है। तो इसकी जगह पर मैं एफ डैश ए पुट कर सकती हूँ। तो एफ डैश ए, अब यहाँ पर एक्स की जगह पर ए पुट कर दूँगी तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो हो गया। एफ डैश ए का मल्टीप्लाई ज़ीरो से किए तो मुझे ज़ीरो मिल गया। मतलब ये जो फंक्शन मिला है मुझे, ये दो फंक्शन का क्या है, अंतर है, उसका मैंने लिमिट लिया है। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, ज़ीरो मिल जा रही है। तो इसके इक्वल टू मैं ज़ीरो लिख सकती हूँ। अब अगर मैं लिमिट सेपरेट करूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए है, तो यहाँ पर तो एक्स का कोई टर्म है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसको एफ ऑफ ए लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। अब अगर इसको मैं पक्षांतर कर दूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर अवकलनीय है। ठीक है, मतलब कोई फलन एक्स इक्वल टू ए पर अवकलनीय है तो यहाँ पर लास्ट में वही फलन जो है वह एक्स इक्वल टू ए पर आपका क्या हो रहा है, संतत भी प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे संतत प्रूफ करने की कंडीशन तो ये होती है आपकी लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो भाई इन दोनों को हम संयुक्त रूप से क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और इसके इक्वल टू क्या प्रूफ हो रहा है, एफ इक्वल टू ए प्रूफ हो रहा है। मतलब वो जो फलन है मेरा एफ ऑफ एक्स वो बिंदु ए पर अवकलनीय है, ये हमने शुरू में माना था, और हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया कि वही जो फलन है जो अवकलनीय एक्स इक्वल टू ए पर है वो एक्स इक्वल टू ए पर संतत भी है। मतलब यहाँ पर जो आपका जो सेकेंड वाला टर्म है कि एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर तो अवकलनीय है, अब वो बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर संतत है, तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो गई। और ये फर्स्ट लाइन प्रूफ हो गया कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, क्योंकि फलन आपका अवकलनीय था, संतत है आया है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि संतत फलन अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं मान लेती हूँ यहाँ पर इस फलन पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया है मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मॉड ऑफ एक्स का एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर मुझे क्या करना है, सातत्य निकालना है और अवकलनीयता निकालनी है। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स की एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर सातत्य और अवकलनीयता निकालनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सातत्य निकालते हैं। तो x की जगह पर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर मैं ज़ीरो पुट करूँगी तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगी और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी। तो यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट एच टेंस टू एफ ऑफ एच। मतलब यहाँ पर एक्स की जगह पर आपको क्या पुट करना है, एच पुट करना है। एच पुट करूँगी, मॉड ऑफ एच की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, एच ही मिलेगी। अब यहाँ पर जब मैं लिमिट पुट इस प्रकार देखिए, ये हो जाएगा मेरा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, मॉड ऑफ एच की वैल्यू हो गई एच, यहाँ पर लिमिट पुट की वैल्यू ज़ीरो मिली। मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ज़ीरो मिल गई। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच
इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस एच। मतलब यहाँ पर x की जगह पर माइनस एच पुट करूँगी, माइनस एच पुट किया तो मॉड ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। h की जगह पर लिमिट पुट करूँगी, मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। मतलब हम देख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। तीनों ही मुझे क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं। तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है। तो जो मेरा बिंदु है तो जो मेरा फलन है एफ ऑफ एक्स, वो बिंदु x इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत है। ठीक है, अब फलन x इक्वल टू 0 पर संतत हो गया। अब अवकलनीय है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी एक बिंदु पर फलन अवकलनीय है कि नहीं है, ये चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर एफ डैश ए और एल एफ डैश ए निकालेंगे। दायां पक्ष और उस फलन का बायां पक्ष निकालेंगे, दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालेंगे। इसकी वैल्यू एक परिमित राशि होनी चाहिए और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तभी हमारा जो फलन है वो क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर अवकलनीय कहलाएगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं दाएं अवकलज की बात करते हैं। दायां अवकलज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें किस बिंदु पर प्रूफ करना है, x इक्वल टू 0 पर प्रूफ करना है। तो x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो r f डैश 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ठीक है, एफ ऑफ एच मतलब यहाँ पर आपको क्या दी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स दी है। ठीक है, मतलब आप एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, एच पुट करेंगे तो एफ ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एच हो जाएगा। तो ये आपका हो गया मॉड ऑफ एच। ठीक है, मॉड ऑफ एच और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी, इसके पहले हमने सान्तत्य किया था। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, मॉड ऑफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो एच माइनस 0 अपॉन एच अपॉन 1, एच और एच की आपस में कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। यानी कि आर एफ डैश 0 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। सॉरी, ये लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ एच माइनस 0 अपॉन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। फिर यहाँ पर आर एफ डैश 0 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, बायां अवकलज। बायां अवकलज की फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बायां अवकलज का फॉर्मूला होता है हमारा एल एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 0 है, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन दिया था, हमें फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच, या फिर माइनस एच बोल सकते हो। तो माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एच। माइनस एच का मॉड आपका क्या निकल जाएगा, प्लस एच निकल जाएगा। ठीक है, माइनस एच की वैल्यू आपकी क्या मिल गई, मॉड निकालेंगे माइनस एच का तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -1 आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका दायां अवकलज है और बायां अवकलज है वो आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो अतः फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा यहाँ पर कि जो मेरा फलन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये जो फलन है वो x इक्वल टू 0 पर संतत है। ठीक है, ये जो फलन है मेरा वो x इक्वल टू 0 पर संतत है, लेकिन यही फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो फलन है वो आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जो संतत फलन है वो अवकलनीय हो। ठीक है, अवकलनीय फलन है वो संतत होगा, ये कंपलसरी है, वो होगा, ये हमने प्रूफ करके देख लिया। लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो ये ज़रूरी नहीं है, वो अवकलनीय हो भी सकता है, अवकलनीय नहीं भी हो सकता है।